हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आज हम लोग पार्लियामेंट के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट यानी भारत की संसद, इसके बारे में आपके पार्ट 5 में आर्टिकल 79 टू 122 के अंडर डील किया गया है। देखिए, जब भी हम लोग पार्लियामेंट पढ़ते हैं, इसके साथ अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ें तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ना, और इससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होता है। तो सजेशन यही रहेगा कि आप पार्लियामेंट के बाद स्टेट लेजिस्लेचर के चैप्टर को पढ़ लें तो अच्छे से क्लियर होगा। तो हम लोग आज क्वेश्चंस को देखते हुए समझते हैं। कुछ अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो उसको हम लोग देख लेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट को देखना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट है, अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा शैल लैप्स ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर कोई बिल राज्यसभा में पेंडिंग है और उसको लोकसभा से पास नहीं किया गया है तो वो बिल लोकसभा के डिसॉल्यूशन के साथ समाप्त हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में वो लैप्स हो जाएगा जब भी हाउस का प्रोरोगेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग प्रोरोगेशन का मतलब जान लेते हैं। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है? एक हमारा पार्लियामेंट में बात किया गया है, एक होता है एडजॉर्नमेंट, एक होता है एडजॉर्नमेंट सीने डाई, और एक थर्ड आपका होता है प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेशन में क्या होता है कि जो भी एक्ट होता है वो प्रोरोगेशन में जो आपका सेशन होगा, सेशन डिसॉल्व होगा, ना कि लोकसभा। मीन्स यहाँ प्रोरोगेशन हो रहा है, लोकसभा डिसॉल्यूशन नहीं होगी, बस एक सेशन खत्म होगा, सेशन की समाप्ति होगी। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये केवल और केवल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, और इसमें कोई भी बिल या कोई भी बिजनेस लोकसभा का अफेक्ट नहीं होता है, कोई भी पार्लियामेंट का बिजनेस अफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ बिल भी अफेक्टेड नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप एडजॉर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन में अगर डिफरेंस देखना चाहें तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है, एडजॉर्नमेंट कौन कर सकते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एंड प्रोरोगेशन जो होता है वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसमें कोई भी बिल लैप्स नहीं होगा, इसमें भी कोई भी बिल लैप्स नहीं होगा। बिल कब लैप्स होगा? डिसॉल्यूशन के बाद। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 2 तो इनकरेक्ट है, क्योंकि यह प्रोरोगेशन के साथ लैप्स नहीं होता है। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा? अगर बिल राज्यसभा के पास है, तो इसके लिए कुछ कुछ टर्म्स हमारे बुक में प्रोवाइड किए गए थे कि बिल कब कहाँ पे लैप्स होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो ईजी होगा। अगर कोई भी बिल वो राज्यसभा के पास चली जाती है, राज्यसभा ने उसे टच कर लिया, लोकसभा ने उसे टच कर लिया किसी भी बिल को, तो वो बिल लैप्स हो जाता है। लेकिन लोकसभा से पास करके प्रेसिडेंट के पास तक भेज दिया गया तो फिर ये बिल लैप्स नहीं होगा। तो यहाँ पे बस यही एक कॉन्सेप्ट था कि अगर आप देखेंगे कोई भी बिल लोकसभा के पास है तो वो लैप्स हो जाएगा, भले वो राज्यसभा से पास हुआ हो या ना हुआ हो। तो यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट को देखना है इसमें, और इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए, फर्स्ट क्या कह रहा है? द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट और स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और पर्सन एक्टिंग सच shall not vote at any sitting of either house of parliament or joint sitting of the house in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in case of an equality of votes। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, वो किसी भी सिटिंग में वोट पहले इंस्टेंस में नहीं देंगे। और वो वोट कब देंगे? अगर वहाँ पे कोई इक्वालिटी हो जाता है, मीन्स वोट अगर इक्वल हो जाता है तब जाकर के वो लोग अपना कास्टिंग वोट देंगे। कास्टिंग वोट आप बोल सकते हैं डिसाइडिंग वोट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है, अ पर्सन इज क्वालिफाइड टू फिल अ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल इज इफ ही इज नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। देखिए, कोई भी पर्सन है अगर वो क्वालिफाई करता है काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए या हाउस ऑफ पीपल के लिए, दोनों केस में उसको क्या होना चाहिए? 25 साल से कम एज का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता होगा, देखिए अपना करेक्ट ऑप्शन चूज कर लीजिए। यहाँ पे आप जानते होंगे कि यहाँ पे 25 ईयर्स ऑफ एज किसके लिए डिसाइड किया गया है? लोकसभा के लिए। और राज्यसभा के लिए कितना ईयर एज है आपका?
30 ईयर। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 पे देखना पड़ेगा। तो 1 जो होता है कास्टिंग वोट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमेशा लास्ट में ही करते हैं, मीन्स वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं दे सकते। तो यहाँ आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो इसीलिए यहाँ आपका ओनली 1 ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपको स्टेटमेंट देखना है, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट है, सिंस द सम्स required to meet expenditure described by the Constitution of India as expenditure charged upon Consolidated Fund of India are not submitted to the vote of Parliament, no house is competent to discuss this estimate। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी जो एक्सपेंडिचर है वो चार्ज्ड होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, इंडिया से कोई भी अगर चार्ज एक्सपेंडिचर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा उसको वोट के लिए सबमिट नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट में। क्या यहाँ पे साफ साफ यही कह रहा है? अगर सिंपल वर्ड में देखें तो आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालिए और उसके लिए कोई भी डिस्कशन नहीं होगा आपके पार्लियामेंट में। एंड सेकेंड आपका कह रहा है, एनुअल फाइनेंस बिल प्रोवाइड्स द लीगल अथॉरिटी फॉर द विड्रॉवल ऑफ सम्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे एनुअल फाइनेंस बिल है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? लीगल अथॉरिटी क्या करने के लिए? पैसे निकालने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि कभी भी हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकाला जाता है पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी वर्क के लिए, तो वहाँ पे क्या आता है? एक अप्रोप्रिएशन बिल आता है। और अप्रोप्रिएशन बिल पे किसका कंडक्ट होता है? मीन्स कौन वर्क करते हैं? पार्लियामेंट। तो यहाँ पे वोटिंग होती है, मीन्स यहाँ पे पार्लियामेंट डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे नहीं निकाल सकती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि देखिए फाइनेंस बिल प्रोवाइड करेगी, एनुअल फाइनेंस बिल्स को आप बजट बोलते हैं, वो एक लीगल अथॉरिटी नहीं होती, वो बस एस्टिमेशन होती है गवर्नमेंट के बजट का। गवर्नमेंट कितना खर्च कर चुकी है या कितना खर्च करने वाली है आने वाले साल में, सारे प्लान्स का एस्टिमेशन होता है वो। तो यहाँ पे ये इसको लीगल अथॉरिटी नहीं प्रोवाइड करती। वहाँ पे लीगल अथॉरिटी के लिए चाहिए कि वो एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाए। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का दोनों स्टेटमेंट इस तरह से इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Consider the following statement in respect of provision for removing deadlock between the two house of parliament। देखिए अगर किसी बिल को लेकर के डेडलॉक हो जाता है दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस के बीच में, तो क्या क्या ऑप्शन बच जाते हैं? तो यहाँ पे क्या कह रहा है स्टेटमेंट, और इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आफ्टर अ बिल हैज़ बिन पास्ड बाय हाउस and transmitted to other house, the president may notify the house his intention to summon for a joint sitting। तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट क्या करेंगे? पार्लियामेंट के दोनों हाउस को बोलेंगे कि आप ज्वाइंट सिटिंग आए। ज्वाइंट सिटिंग आपका आर्टिकल 108 में डील किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है? द बिल इज रिजेक्टेड बाय द हाउस। ज्वाइंट सिटिंग कब लाया जा सकता है? जब बिल को रिजेक्ट कर दिया जाए हाउस से। सेकेंड है, द हाउस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट टू बी मेड इन द बिल। तो अगर कोई सामने वाला हाउस, कोई एक हाउस डिसएग्री हो जाता है अगर कोई अमेंडमेंट कर दिया जाता है दूसरे हाउस के द्वारा बिल में तो। एंड थर्ड क्या कह रहा है? मोर देन 3 months हैव इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द बिल बाय द अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास्ड बाय इट। तो बिल जो है वो 3 महीने के बाद मतलब इलैप्स्ड हो जाएगा बिल रिसीव करने के बाद। मीन्स अगर कोई दूसरी हाउस बिल को रिसीव करती है और सेकेंड हाउस उस पर कोई भी बात नहीं करती है तो 3 महीने के अंदर बिल लैप्स हो जाएगा। इसीलिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप अपना करेक्ट ऑप्शन चूज कर लीजिए। फर्स्ट तो करेक्ट है अगर फर्स्ट हाउस रिजेक्ट कर दे बिल को। सेकंड भी आपका सही कह रहा है कि द हाउस अगर डिसएग्री होता है तो ही ज्वाइंट सिटिंग लाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट कर रहा है यहाँ पे ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ 3 months नहीं होगा, यहाँ पे 6 months का टाइम ड्यूरेशन होता है। 6 month के बाद उसको लाया जाता है, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया जा सकता है। तो यहाँ आपका केवल 1 और 2 करेक्ट ऑप्शन होगा, मीन्स ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजन फॉर सेपरेशन ऑफ रेलवे बजट फ्रॉम द जनरल बजट आर करेक्ट। तो रेलवे बजट को सेपरेट किया गया था जनरल बजट से, तो इसके पीछे का रीज़न आपको बताना है। तो ये आपके बुक में तो जस्ट दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं आप कॉमन सेंस से भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है? टू इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन रेलवे फाइनेंस मैनेजमेंट। तो फ्लेक्सिबिलिटी लाना था उनको रेलवे के फाइनेंस के मैनेजमेंट के लिए। सेकंड है आपका टू फैसिलिटेट अ बिजनेस अप्रोच टू द रेलवे पॉलिसी। बिजनेस अप्रोच करना था रेलवे पॉलिसीज़ में। थर्ड है आपका टू सिक्योर स्टेबिलिटी ऑफ जनरल रेवेन्यूज बाय प्रोवाइडिंग एन अश्योर्ड एनुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रेलवे रेवेन्यूज। तो सिक्योर करना था एक स्टेबिलिटी किसमें?
जनरल रेवेन्यूज में और एश्योर करना था कि उनका कंट्रीब्यूशन हर एक साल अच्छे तरीके से हो। एंड फोर्थ, टू इनेबल द रेलवेज टू कीप देयर प्रॉफिट्स फॉर देयर ऑन डेवलपमेंट। मीन्स इनेबल करना था रेलवे को कि आपको जो प्रॉफिट होता है वो आप अपने डेवलपमेंट के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका चारों का चारों ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको करेक्ट ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए चारों रेलवे के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और चारों कॉमन है। तो यहाँ पे आप इस तरह ऑप्शन डी को पिक कर सकते हो। यहाँ ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ये आपके बुक में साफ साफ मेंशन किया गया है कि सेपरेशन का रीज़न क्या था। तो सेपरेशन कब किया गया था देख ले तो थोड़ा ब्रीफ में 1921 में एकॉर्थ कमेटी था। एकॉर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा सेपरेशन किया गया था, लेकिन फिर 2016 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया रेलवे बजट को और जनरल बजट को फिर से मर्ज कर दिया गया। और यहाँ पे कौन सी कमेटी बनी थी, विवेक देवरॉय कमेटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। देखते क्वेश्चन नंबर 6, एन एक्सेप्शनल ग्रांट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज। एक एक्सेप्शनल ग्रांट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्ड करती है, उसके बारे में करेक्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट है एन एडवांस ऑन अकाउंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर फॉर वोटिंग ऑफ ग्रांट। देखिए यहाँ पे ये क्या है, एडवांस है अकाउंट का किसी भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के ऊपर किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए जिसको कंप्लीट करना है। एंड सेकेंड है आपका अ ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ आइडेंटिफाइड चार्टर ऑफ द सर्विस विच कैन नॉट बी स्टेटेड विथ डिटेल्स। तो ये वैसे वर्क को ग्रांट करती है जो अनएक्सपेक्टेड होता है एंड उसका जो डिमांड होता है उसको भी डिटेल से मेंशन नहीं किया होता है किसी भी मीन्स डिमांड में। एंड थर्ड है आपका अ ग्रांट फॉर्मिंग नो पार्ट ऑफ करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। वैसा ग्रांट जिसको पार्ट नहीं बनाया गया है करंट सर्विस का किसी फाइनेंशियल ईयर में। एंड डी आपका कह रहा है अ ग्रांट मेड व्हेन अ नीड्स हैज़ अराइजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपन सम न्यू सर्विस। तो वो ग्रांट है, अगर किसी ग्रांट की ज़रूरत पड़ जाती किसी फाइनेंशियल ईयर में एडिशनल एक्सपेंडिचर को देने के लिए किसी नए सर्विस में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चारों का चारों आपका स्टेटमेंट है, इसके बारे में मेंशन किया गया आपके बुक में। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपको अचानक आ जाए और आपको याद ना आए तो यहाँ पे रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से स्किप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि एक्सेप्शनल ग्रांट है, मीन्स किसी एक्सेप्शनल वर्क के लिए सडनली कोई वर्क आ जाए उसके लिए। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। और जो ग्रांट है ऑप्शन बी अगर देखें तो एक ग्रांट है मीटिंग के लिए अनएक्सपेक्टेड डिमांड। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अकाउंट आइडेंटिफाइड चार्टर एंड सर्विस विच कैन नॉट बी स्टेटेड विद डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पे कैन नॉट भी नहीं होगा, यहाँ पे वोट होता है एंड वोट होता है और ये कैन नॉट होता है। इसको मीन्स इसको डिटेल में नहीं कहा जाता है और क्या किया जाता है कि इसको एक ब्लैंक चेक की तरह कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को दे देती है। मीन्स एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव के द्वारा दे दिया जाता है कि लीजिए आप एक ब्लैंक चेक, जितना भी नया डिमांड आता है अब उसके रिगार्डिंग वर्क कर सकते हैं। देखते हैं, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। देखते क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया रिजल्ट्स इन। जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है वो क्यों बनाया गया है या वो क्या करता है। फर्स्ट है आपका अब्सॉल्विंग द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो वो क्या करता है, सॉल्व करता है एग्जीक्यूटिव को प्रिपेयर किसके लिए करता है, किसी एक्सपेंडिचर के एस्टिमेशन के लिए। बी आपका कंपेलिंग द लेजिस्लेचर टू अप्रूव द एक्सपेंडिचर। वो लेजिस्लेचर को कहता है कि आप किसी एक्सपेंडिचर को अप्रूव कीजिए। सी आपका रिड्यूसिंग द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल को एग्जीक्यूटिव के ऊपर से कम करता है। एंड डी आपका प्रोवाइडिंग अ सेफ्टी वर्व टू टाइड ओवर अ क्राइसिस। तो ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है किसी भी क्राइसिस के सिचुएशन में। तो यहाँ पे देखिए कंटिजेंसी फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड होता है, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है। यहाँ पे 3 आपके बुक में दिया हुआ है। तो कंटिजेंसी फंड किसके लिए होता है, देखिए कंसोलिडेटेड फंड से तो पहले होता है किसी भी बजट या फाइनेंशियल ईयर में उसे पैसे निकाले जाते हैं किसी भी पॉलिसी के लिए। और कंटिजेंसी फंड के लिए क्या होता है ना कि इसमें एक अगर कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाए, जैसे कि अभी भी कोरोना चल रहा है, तो आप कोई कहीं पे बाढ़ आ जाए, अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो वहाँ पे आप कंटिजेंसी फंड से पैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
देखते क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ कंट्रोल मे बी अडोप्टेड फॉर राइजिंग अ डिस्कशन इन द हाउस ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगर कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस होता है तो उसके लिए कोई भी मैटर राइज करना हो हाउस में तो आप कौन सा मोशन को ला सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है सेंसर मोशन, सेकंड है आपका एडजॉर्नमेंट मोशन, थर्ड है आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन, है फोर्थ है आपका कट मोशन। तो आपको मालूम होगा कट मोशन तो किसी भी डिमांड को रिड्यूस करने के लिए होता है, मीन्स किसी भी तरह का कोई डिमांड किया जाता है हाउस में उसको कट करने के लिए, किसी भी पॉलिसी में अगर किसी पैसे को कम करना है तो उसके लिए किया जाता है। इसमें भी 3 तरह के होते हैं, एक होता है आपका पॉलिसी कट मोशन होता है, सेकंड होता है इकोनॉमिक कट होता है, और थर्ड होता है टोकन कट। तो यहाँ पे देखिए तीनों कर समझे तो पॉलिसी कट में क्या होता है, कंप्लीट पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए पैसे को 1 रुपीज़ तक ले आया जाता है, और इकोनॉमिक कट में होता है कि उसका कुछ पार्ट को कट कर दिया जाए, मीन्स पॉलिसी में जितने पैसे लग रहे हैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए। और टोकन कट में क्या होता है, 100 रुपीज़ रिड्यूस करना, मीन्स बहुत ज़्यादा कम नहीं करना। तो कट मोशन ये होता है। तो यहाँ पे कट मोशन आपका आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉलिंग अटेंशन मोशन भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये किसी मेंबर के द्वारा लाया जाता है, ये भी कोई अर्जेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंस के लिए लाया जाता है। एंड आपका एक क्या है, सेंसर मोशन और एडजॉर्नमेंट मोशन। देखिए यहाँ पे एडजॉर्नमेंट मोशन क्या है, ये लाया जाता है आपका हाउस के अटेंशन के लिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जो सेंसर मोशन है वो भी हाउस के अटेंशन के लिए ही आता है, लेकिन ये किसी स्पेसिफाइड पॉलिसी के लिए आता है। और ये इस तरह यहाँ पे आपका सेंसर मोशन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। और इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं होता है कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस लाए, या मीन्स सेंसर मोशन को कोई भी ला सकते हैं। ये लाया जाता है आपका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, या तो फिर किसी पब्लिक इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट, किसी भी के भी अगेंस्ट लाया जाता है। देखते क्वेश्चन नंबर 9, आपको स्टेटमेंट को देखना है यहाँ पे और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आपको देखना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो आपको बताना है प्रोसीजर क्या होता है इलेक्शन ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का लोकसभा का इलेक्शन का प्रोसीजर बताना है। फर्स्ट है आपका, द इलेक्शन ऑफ अ स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज प्राइम मिनिस्टर मे फिक्स एंड द सेक्रेटरी जनरल शैल सेंड टू एवरी मेंबर नोटिस ऑफ दिस डेट। तो इलेक्शन ऑफ स्पीकर कौन डिसाइड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर फिक्स करते हैं, और सेक्रेटरी जनरल क्या होते हैं, वो सभी मेंबर को नोटिस देते हैं इस डेट में हमारे स्पीकर का चुनाव होगा, इलेक्शन होगा। सेकंड क्या कह रहा है, द सिलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स एंड द सेक्रेटरी जनरल शैल सेंड टू एवरी मेंबर नोटिस ऑफ दिस डेट। तो यहाँ पे डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन का डेट चूज करते हैं स्पीकर, और जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो सारे मेंबर को नोटिस करते हैं कि इस डेट को हमारे डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 1 में क्या इनकरेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं करते, यहाँ पे प्रेसिडेंट चूज करते हैं उनका डेट कि कब उनका इलेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 इनकरेक्ट होगा और ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग आज कुछ क्वेश्चन को डील करके आज एंड करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है, और अगले टाइम से हम लोग थोड़ा टाइम को रिड्यूस करेंगे डिस्कशन में ताकि क्वेश्चंस को ज़्यादा देख सके, क्योंकि बुक में आप लोग सबको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कौन करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है आपका, एन अप्रोप्रिएट एक्ट इज नॉट इसेंशियल फॉर पासिंग अ ग्रांट अंडर द वोट ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि अप्रोप्रिएट एक्ट मैंने शुरू में थोड़ा डील किया था कि ये वोट होता है इसमें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें वोट किया जाता है लोकसभा के लिए, जैसे कि वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जैसे प्रोसीजर का बजट होता है सेम वैसे ही वोट किया जाता है अप्रोप्रिएशन एक्ट के लिए भी। सेकेंड, चलिए ये सर आपका। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।